Hello guys, welcome back on my YouTube channel Educational Class by Rachna Rathore. मैं रचना राठौर, your friend, your mentor and your teacher. Today we will study about a beautiful short poem of 8 lines written by Robert Frost. Guys, before start this poem, we should read about Robert Frost. Robert Frost was an American poet early 20th century. Frost called New England poet because he was born in America but settled in England. ये अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन ये इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए. His poems also realistic depiction of rural life, and he frequently wrote about setting from rural life in England in early 20th century. He known for his अपनी ये रियलिस्टिक यथार्थवादी चित्रण और ग्रामीण क्षेत्र का. मोस्टली ये किस लिए जाने जाते थे? इनकी जो कविताएं थी, ही लव द नेचर एंड इनकी जो सारी पोइम्स लिखी हुई हैं उनमें जो गांव का दृश्य होता है ना, उसको दिखाया गया है. इनकी मोस्टली पोइम बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, बट पेड़ पौधे इन सब का मतलब बहुत ही नेचर का बहुत ही अच्छे से इन्होंने ढंग से डिस्क्राइब किया है. गाइस, आप लोग जानते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम है रॉबर्ट ली, LEE, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका फुल नेम है. इस नेम के पीछे देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी है जो इस नेम के पीछे कि इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कैसे पड़ा. विच इज हिज फादर, जो है इनके जो फादर थे विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जर, वह एक टीचर थे. और इनकी जो माँ थी इजाबेला मूडी, एक स्कॉटिश इमिग्रेंट थी. वो पोइटेस थी, कवित्री थी. अब क्या हुआ, जब इनका जन्म हुआ तो इनके फादर वांटेड टू नेम हिज सन आफ्टर जनरल ली. इनके फादर इनका नाम ना जनरल ली के नाम पे रखना चाहते थे, बट लेकिन जो इनकी मदर थी ना, वो पोइटेस थी, तो शी वांटेड टू नेम हर सन रॉबर्ट आफ्टर रॉबर्ट वॉन्स द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ स्कॉटलैंड. अब इनकी जो माँ थी वो कवित्री थी, तो जो वो चाहती थी कि रॉबर्ट वॉन्स थे जो कि ग्रेटेस्ट पोइट थे कहाँ के, स्कॉटलैंड के, उनके नाम से इनका नाम रॉबर्ट पड़े. अब सो एज ए कंप्रोमाइज इन लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने जनरल ली का तो LEE ली ले लिया जो इनके फादर चाहते थे, और रॉबर्ट वंस में से रॉबर्ट ले लिया जो इनकी मदर चाह रही थी. आफ्टर दैट हिज नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ऐसे इनका नाम जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा. गाइस, ये आपको पता है कि ये नोबेल प्राइज़ के लिए 31 टाइम्स नॉमिनेटेड, 31 टाइम्स. इनको बहुत सारे ऑनरेबल डिग्रीज और अवार्ड्स मिल चुके हैं. ही ऑल्सो वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज पोइट्री 4 टाइम्स. इनको ना पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है 4 बार. आपको पता है कि पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? दिस प्राइज अवार्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और आपकी जो अदर्स यूनिवर्सिटी हैं फॉर द पब्लिक सर्विस एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर, म्यूजिक, और यहाँ पे फिलोसफी आर ऑल्सो अबॉर्टेड. बहुत सारे प्राइज इनके नाम इनके खाते में आए हैं क्योंकि इन्होंने जो अपनी सारी जो पोइम्स हैं न्यू इंग्लैंड की बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, और इनको ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं. अब बात हम करते हैं यहाँ पे अपनी पोइम की. नाउ गाइस, वी विल स्टडी अबाउट दिस वंडरफुल. गाइस, जैसे आप सभी जानते हो कि कवियों में कल्पना करने की महान शक्ति होती है. रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑल्सो
have this great power of imagination? Robert Frost. Sorry guys, Robert Frost. Robert Frost also explained his imagination very well and proved that sometimes the bad symbol change into a wound. Wound means वरदान. क्या होता है, उन्होंने इसमें इतनी अच्छी तरीके से इस पोएम में बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी बुरे जो प्रतीक होते हैं हम लोगों को लगते हैं ना, कि वो इस पोएम के द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि वरदान साबित होते हैं. किसके लिए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए. गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं तो रास्ते क्या होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट के दूध गिर गया, ये हो गया. अब क्या होगा, डिप्रेस हो जाते हैं, पूरा मूड ऑफ हो गया, पूरा दिन इसी में रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं. लेकिन जब कोई अच्छी सी छोटी सी घटना अगर घटती है और वो आपके माइंड को क्विक चेंज कर देती है, तो आपका वो दिन जो खराब हो गया है जितना, और जो बचता है उसको वो खराब होने से बचा लेता है. तो गाइस, यहीं पे इन्होंने एक चीज़ें दी हुई हैं कि कभी कभी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कि इन्होंने यहाँ पे जो हमारा जो कवि है, ये जिसकी ये पोएम बहुत ही सिंपल है, लूसिड है एंड शॉर्ट है, yet it has a deeper and larger meaning. सिंपल है, शॉर्ट है, लूसिड है, लेकिन इसकी बहुत ही गहरे और बड़े मीनिंग्स हैं इस पोएम के. In this poem, the poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. कि कैसे एक छोटा सा एक्ट ऑफ पेटी, छोटा सा एक्ट स्नो का जब उसने बॉडी पे फील किया, और क्या होता है, उसने उस फीलिंग में उसके हृदय को यानी उसके हार्ट को इंजॉय से ऐसे भर दिया कि उसका बचा हुआ दिन है वो कैसा हो गया, ब्राइटन. यानी कि और क्या होता है, सिंपल वे, हम एक अदर वे में कह सकते हैं, हाउ सिंपल मोमेंट्स प्रूव्स टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोइट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड. कि कैसे एक छोटे से मोमेंट ने भी वेरी सिग्निफिकेंट उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और उसने बचा लिया उसके दिन को खराब होने से, जो बचे हुए दिन को खराब होने से उसने बचा लिया. तो गाइस, इसमें बहुत ही प्यारी सी पोएम है. तो डस्ट, सबसे पहले हम अब इसको ना, इस पोएम को हम, इस ब्यूटीफुल और शॉर्ट पोएम को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, वन बाय वन एंड लाइन बाय लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. वैसे तो डस्ट का मतलब धूल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा क्या है डस्ट ऑफ स्नो. तो हम कह सकते हैं डस्ट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि छोटे छोटे. और क्या हो सकता है कि पार्टिकल ऑफ स्नो, फ्लैक्स ऑफ स्नो. तो ये क्या होते हैं, हमारे स्नो के छोटे से फ्लैक. गाइस, जैसे कि ये पोएम हमें बता ही रही है कि इसमें हमारी डस्ट ऑफ स्नो है जो कैसे हमारे मूड को चेंज करेगा. उस पोएम को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रही हूँ. गाइस, इस पोएम को पढ़ाने से पहले हमें दो चीज़ों को, इसमें दो चीज़ें मेन हैं. एक तो हमारा क्रो है और एक है हेमलॉक ट्री. गाइस, इसको पहले ही मैं बताऊंगी कि क्रो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड which indicate या which symbolize for negative or it is a symbol of death. Hemlock tree is also a symbol of death. Both are indicate for the negative. दोनों ही negative को दर्शाते हैं. गाइस, हमें एक चीज़ और भी जानी है कि इन्होंने सिर्फ क्रो को ही क्यों लिया, हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया. आप पाइन ट्री ले लेते, ओक ले लेते, और भी सुंदर सुंदर पेड़ों का नहीं. लेकिन इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है कि एवरीथिंग डिपेंड्स योर ऑन मूड्स. आपके खुद के मूड पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि आप चीज़ों को निगेटिव वे में ले रहे हैं. एक छोटा सा मूवमेंट भी आपको खुश कर सकता है, लेकिन आपके मूड को चेंज कर सकता है, आपके हार्ट को जॉय से भर सकता है. लेकिन आपको क्या है, उसको समझना है गाइस. इसीलिए हम आपको let's start this poem one by word. We read one by word, word by word and line by line.
द वे, द वे मीन्स मैनर यानी कि तरीका। अ क्रो, अ काइंड ऑफ बर्ड यानी कि कौआ। एवरीवन नोज दैट क्रो हैज ब्लैक, कि वो काला होता है, ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। द वे अ क्रो, द मैनर ऑफ अ क्रो स्टूप डाउन ऑन मी। शूप यानी कि यहाँ पे ये जो शेक की पास्ट फॉर्म को यूज किया है, शूप डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा, क्या हिलाया। द कौए के जो मैनर ने, तरीके ने, यानी कि हिलाया, क्या हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फ्लैक्स ऑफ स्नो यानी कि कुछ अंश, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्नो के, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराए, हेमलॉक यानी कि हेमलॉक इज, अब हेमलॉक क्या है, हेमलॉक कौन सा पेड़ है, ये एक पॉइजनस ट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली उनके पहाड़ियों पे पाया जाता है। गाइस यहाँ पे फिर से मैं पढ़ रही हूँ, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब द वे अ क्रो यानी कि होस्ट। अब गाइस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पोइट है हमारा, सबसे पहली बात, दिस पोइम रिटन इन विंटर, क्योंकि यहाँ पे जब स्नो से लदा हुआ पेड़ है तो ऑब्वियस है कि विंटर का टाइम है। यहाँ पे जो डिस्क्राइब कर रहे हैं जिस इंसिडेंट का, भी कहीं बाहर की है, ऐसा तो नहीं है उनके घर की होगी, तो क्योंकि ये जो आपका हेमलॉक ट्री दिया है, हेमलॉक ट्री मोस्टली क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका की पहाड़ियों पे पाया जाता है। इट्स अ वेरी पॉइजनस ट्री, ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम द ट्री, जो हमारा पॉइजनस ड्रग्स है वो ड्राइव फ्रॉम दिस ट्री, इस ट्री से ही लिया जाता है जो पॉइजनस ड्रग होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉइजनस होता है। इन्होंने जब इसका डिस्क्राइब किया है, भैया पोइट है तो ऑब्वियस है उनकी इमेजिनेशन पार गजब की होगी, तो उन्होंने यहाँ पे हेमलॉक ट्री को क्या किया कि जब विंटर का टाइम था, जो पोइट था हमारा, हो सकता है कि उसको हेमलॉक पेड़ दिखा जो कि नेगेटिव को दर्शाता है, क्रोध दिखा, उसकी वजह से डिप्रेस्ड हो या सैडनेस से भरा हुआ हो, और हो भी सकता है कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सिटिंग, या पोइट बैठा हुआ भी हो सकता है, खड़ा हुआ भी हो सकता है, आई डोंट नो, पोइट की अपनी इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये भी है कि द वे अ क्रो, यहाँ पे तरीका ऑफ क्रो का यानी कि वर्ड का, शूट डाउन हिलाने का, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल ऑफ स्नो या फ्लैक्स ऑफ स्नो, स्नो के बर्फ के, स्नो मीन्स बर्फ के, स्नो के जो फ्लैक्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराए उसने, मेरे ऊपर, हेमलॉक ट्री से। अब द वे ऑफ क्रो का मतलब गाइस ये हो सकता है कौवा उड़ के आके बैठा हो, या कौवा पहले से ही बैठा हो, या उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया हो। तो जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है ना, वो कहाँ गिरते हैं, वो उसके ऊपर गिरते हैं, किसके ऊपर, पोइट के ऊपर। ही फेल some particle of snow on his body, किस पे गिरते हैं, उसकी बॉडी पे। has given my heart experience of the particles of snow on my body, has given my heart, मेरे हृदय को भर देता है, a change of mind, a change of mood, a change का मतलब होता है change of mood, यानी कि चेंज कर देता है, बदल देता है। मूड में स्टेट ऑफ माइंड को, जो उस समय उसका, जो उसका मन होता है, उसका दिमाग में जो चल रहा होता है, उसके हृदय में जो दुख होता है, उसको वो बदल देता है। एंड सेव्ड, और बचा लेता है, सम पार्ट, कुछ हिस्से को, सेव्ड मीन्स बचाया या एस्केप्ड, सेव्ड मीन्स एस्केप्ड यानी कि बचाया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो रूड का मतलब व्यू होता है, RUE, व्यू मीन्स पछताना, और ये पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है ड्यूड, यानी कि हैड इन रिग्रेट। फिर से देखिए, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का मतलब व्यू होता है, रू होता है, जैसे कि हम
रिग्रेट कहते हैं यानी कि पछताना कहते हैं। रूट का मतलब हुआ हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि वो जो दुखी हो रहा था उसने क्या किया, जो कौवे का उड़ने का कौवे के तरीके ने, जैसे कि उसके हिलाने के तरीके ने जैसे ही पेट को हिलाया तो उसका जो डस्ट ऑफ स्नो है यानी पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के किसके हेमलॉक ट्री से गिरते हैं किसके ऊपर, मेरी बॉडी पर। जैसे ही मैंने उन्हें एक्सपीरियंस किया तो मेरा जो हार्ट है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो क्या होता है, एकदम से बदल क्विकली चेंज हो जाता है। और इस इंसिडेंट ने सेव्ड मीन्स बचा लिया, मेरे दिन के बचे हुए पार्ट को बचा लिया। कैसे? बर्बाद होने से बचा लिया। गाइस समझ में आई है पोएम? आई होप। फिर से फॉर गाइस एक बार बता रही हूँ। द वे अ क्रो, द मैनर ऑफ अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had you। यहाँ पे जो कवि है, हिंदी में बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे जो कवि हैं वो बैठे, मतलब पेड़ के नीचे बैठे हैं या खड़े हैं नहीं पता, वो डिप्रेस हैं, सैड हैं, और उनको लग रहा है कि मतलब उनका माइंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान लग रहे थे। लेकिन क्या होता है कि आपका यहाँ पे अचानक कौवा, वहाँ पे ऊपर एक हेमलॉक, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो हेमलॉक ट्री है, जो आपका एक कौवा होता है वहाँ पे, जो वर्ड होती है उसके मैनर से, यानी कि उसका वे ऑफ क्रो, उस कौवे के मैनर से क्या होता है, यानी कि उड़ने से या हिलने से, जो पेड़ बर्फ़ से लदा हुआ पेड़ होता है वो क्या करता है, आपका हिल जाता है। और उस पर जो बर्फ़ होती है लदी हुई, वो किसकी बॉडी पे गिरती है, आपके पोइट की बॉडी पे गिरती है। पोइट क्या करता है, उसको जब उसकी बॉडी पे गिरती है तो वो हार्ट से फील करता है, और उसका वो छोटा सा इंसिडेंट, वो जरा सा हमारा जो छोटा सा इंसिडेंट है उसके हार्ट को, उसके स्टेट ऑफ माइंड यानी कि उसके मूड को एकदम से बदल देता है। नाउ द पोइट हैप्पी, यानी कि द लिटिल मूवमेंट या पेटी मूवमेंट चेंज हिज स्टेट ऑफ माइंड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। किस में बदल देता है? वो सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल देता है। गाइस यहाँ पे पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मूड, कि कभी कभी क्या होता है, हमें हमारा जो कभी कभी हमें लगता है कि हमारा दिन ख़राब हो चला है, कि जो हमारे मोस्टली लोगों में देखा हुआ कि बैड ओमेंस गुड ओमेंस में बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। तो जो यहाँ पे ऑब्वियस है कि ब्लैक क्रो भी, हेमलॉक्स, ये क्या दर्शा रहा है, स्टेट ऑफ माइंड। पोइट का हमें तो नहीं पता ना कि पोइट ने यहाँ पे जिक्र तो किया नहीं है कि मैं सैड मूड में हूँ, बट द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज फॉर डेथ, सिम्बलाइज फॉर, इट्स बोथ आर द सिंबल ऑफ सैडनेस। तो जब इन दोनों का जिक्र किया है तो ऑब्वियस है कि पोइट जो है वो किस कंडीशन में है, यानी कि वो डिप्रेस है और वो सैड है। गाइस हमने एक चीज़ बात बताऊं, कैसे कहा हमने कि क्रो जो है वो सिंबल ऑफ डेथ है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी होता है कि कभी जब कोई आपकी फैमिली में कोई बाबा दादी या लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो एक ऑस्पिशियस डे पे क्या करते हैं, हम लोग खाना निकालते हैं और कौवा को देते हैं ना। तो जनरली हमारे भी माइंड में आता है कि हाँ, इट्स अ सिंबल ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ पे इसी से हमें समझ में आ रहा है कि भाई सर्दियों का मौसम है, ये जब कभी, ये तो क्लियर हो गया कि पोइट ने जब ये पोएम लिखी है ना तो वो विंटर का टाइम है, बिकॉज ऑफ हेमलॉक ट्री लोडेड विथ हैवी आइस, स्नो से लदा हुआ है। गाइज आई होप you understand this poem very well because I explain it one word by word, line by line. Guys, please don't forget like and comments. Please, I need your appreciation
एंड आई नीड योर लाइक्स एंड कमेंट। प्लीज़ आप लाइक्स एंड कमेंट्स करना ना भूलें। अगर कोई क्यूरी हो प्लीज़ गाइस तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नाउ गाइस bye, we will meet in a next videos and I hope I'll try my best. So guys, bye bye, take care.